हेलो गाइस, आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम टर्सरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी के जितने बड़े क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 और 3 के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया और 5 के बारे में जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा है, इंडिया इज़ फास्ट इमर्जिंग एज द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म, यानी कि मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया जो है बहुत आगे इमर्ज कर रहा है इन द वर्ल्ड। डिस्कस, इसके बारे में आपको थोड़ा चर्चा करना है। ज़्यादातर जो टर्म 2 के क्वेश्चन है वो डिस्कस, इलस्ट्रेट, ठीक है, एलाबोरेट, इस टाइप से ज़्यादा आएंगे। कोई एक लाइन उठा के दे दिया जाएगा कोई भी चैप्टर का और डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि इसको इलस्ट्रेट करिए, डिस्कस करिए, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडिया जो है एक मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन है, यानी कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अपने इलाज कराने के लिए, इसके बारे में आपको लिखना है। क्यों आते हैं, तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आप अगर मुंबई जाए, दिल्ली जाए, चेन्नई जाए, हाँ बेंगलोर जाए, तो इसमें आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी एट ए लोअर कॉस्ट। और जो दुनिया के बाकी देशों से यानी कि अमेरिकन या यूरोपियन बाकी कंट्रियों से बहुत कम चीप रेट में उतना अच्छा फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से लोग जो है बाहर से टूरिस्ट हमारे देशों में आते हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ द कॉस्ट इनक्योर्ड इन द एडवांस कंट्री, तो जितना लगता है कोई बड़े देशों में, अगर अमेरिका में सोचिए अगर 100 रुपीज़ लग रहा है तो इंडिया में इसका 1/4 लगेगा, यानी कि 25 रुपये में ये ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। सोचिए कितना कम लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने बेसिक पॉइंट के इसमें लिख दिया है, आप इसको और थोड़ा एलोबोरेट करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, पेशेंट फाइंड इट चीपर इवन आफ्टर स्पेंडिंग फॉर देयर एयर पैसेज टू रीच इंडिया एंड एन्जॉय एट एज टूरिस्ट इन एडिशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्या होते हैं, जो पेशेंट बाहर से आते हैं वे अपने एयर टिकट के ऊपर खर्च करने के बाद जो पैसा उनका बचता है, उसके बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनका पैसा बच जाता है। तो एक तो वो ट्रीटमेंट कराने, दूसरा यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में घूम भी लिए, दोनों ही फायदा हो जाता है, इसलिए मेडिकल टूरिस्ट हमारे देश में बहुत आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट हैज बेनिफिटेड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक, कैसे कंट्री, इंडिया को, मलेशिया को, थाईलैंड को एंड सिंगापुर। ये 4 देश बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मेडिकल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि मेडिकल टूरिस्ट से, एक तो टूरिस्ट से कमाई हो जा रहा है उनका और दूसरा मेडिकल में भी कमाई हो जा रहा है देश का। तो ये बहुत ही देश की जीडीपी के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते थे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ फ्यू फैक्टर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। कारण क्या क्या है जिससे टूरिस्ट हमारे देशों में आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले टूरिज्म क्या है, तो टूरिज्म इज़ द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है। ये क्या है, टर्शरी एक्टिविटी, याद रखिएगा। जब आपको टर्शरी एक्टिविटी का आंसर लिखना होगा तो इसमें आप टूरिज्म भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आता है, सर्विस सेक्टर आता है, टर्शरी एक्टिविटी में टूरिज्म भी आ जाता है। ये एक लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा एक्टिविटी है इन द टोटल रजिस्ट्रेशन जॉब्स एंड द टोटल रेवेन्यू फैक्टर्स ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो इसका जो कमाई है, रेवेन्यू है, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत लार्जेस्ट कहा जा सकता है इसको, है टर्शरी एक्टिविटी का एक जॉब। अब क्या क्या कारण है जिससे आदमी यहाँ आना चाहते हैं या किसी भी देश में जाना चाहते हैं, तो इसके 4 मेन कारण हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। एक तो है क्लाइमेट, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कहीं का क्लाइमेट अच्छा होगा, प्लीजेंट क्लाइमेट में हमेशा लोग जाना चाहते हैं, तो एक क्लाइमेट के कारण लोग घूमने जाएंगे वहाँ पे। जैसे मेडिटेरियन इलाका जहाँ पे आपको इटली उटली मिल जाएगा, वहाँ पे लोग बहुत आना चाहते हैं। कारण है कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो उसका जो क्लाइमेट होता है बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है ना। बाकी यूरोप में पूरा ठंडा पड़ा रहता है, लेकिन इटली के साइड में, ठीक है, वेटिकन सिटी आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे माल्टा देश आ गया। तो ये सब देश में लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ठंडा उतना नहीं होता। तो यूरोपियन कंट्री लोग अपना हॉलीडे बनाने यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। लैंडस्केप, उसके बाद वहाँ का लैंडस्केप कैसा, अगर कोई बहुत अच्छा सैनिक ब्यूटी है तो वहाँ पे लोग जरूर जाना चाहेंगे, लैंडस्केप अगर सुंदर हो तो ना, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप एक्सप्लेन करिए तो क्या होगा, पॉइंट बड़ा होगा। मैंने जस्ट आपको बेसिक पॉइंट दिया। हिस्ट्रिकल एंड आर्ट, अगर कोई इलाका हिस्ट्रिकल अपने हिस्ट्री या आर्ट के लिए फेमस है तो वही इलाके में भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाना चाहेंगे। जैसे वाराणसी इंडिया का बहुत जाना चाहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद जाके केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब में लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका द्वारका आ गया, पुरी आ गया, तो ये सब हिस्टोरिकल बहुत फेमस है, इस वजह से लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमिक, कहीं पे कल्चरल और इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, डाइवर्स होता है। जैसे इकोनॉमिक में आपका हो जाएगा एडवांस में यूएई, दुबई चले जाइए, एकदम फर्स्ट क्लास, आपको हर चीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगा। तो इकोनॉमिकली या कल्चरली मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के कल्चर्स, रीति रिवाज को फॉलोज किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग घूमने जाते हैं। तो ये सब कारण है कि टूरिज्म कहीं पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, और मैं इसका जो PDF है इसको अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो अब अगर आप चाहते हैं इसका PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम को क्लिक करिए, हो जाएगा, या मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं।
अब आपको टर्म ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्टेट फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल मार्केटिंग सेंटर। रूरल मार्केटिंग सेंटर यानी कि जो गांव में होते हैं मार्केटिंग सेंटर, उसके ऊपर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और ट्रेड का मतलब भी लिखना है। तो ट्रेड इज एसेंशियल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द आइटम्स प्रोडक्ट एल्सवेयर। तो क्या होता है, खरीदना और बेचना कोई भी सामान को कहीं पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। तो दे कैटर टू मार्केट सेटलमेंट, तो क्या होता है, टू नियर बाई सेटलमेंट, माने आसपास के सेटलमेंट में जाके ये सब अपने बिजनेस को करते हैं, ठीक है ना। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस आर नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पे कोई आपको पर्सनल या प्रोफेशनल सर्विस नहीं मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान नहीं मिल जाएगा कोई जो गांव का रूरल मार्केट में, ठीक है। इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, तो इसलिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। दे फॉर्म लोकल कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स, उनके पास लोकल कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स होता है जहाँ से वो माल लाते हैं, मतलब अपने आसपास के इलाका से माल लाते हैं और उस मार्केट में जाके बैठ के बेचते हैं। तो ये बहुत दूर से नहीं आता, बल्कि उसके आसपास में क्या होता है, कलेक्टिंग सेंटर सब होते हैं, छोटे छोटे छोटे, वहाँ से लोग माल लेके आ जाते हैं। बहुत बड़ा शहर से कोई लॉट बहुत सा नहीं लाते हैं। ओनली दोज गुड एंड सर्विसेज आर अवेलेबल विच आर फ्रीक्वेंटली डिमांडेड बाय द रूरल फॉक, यानी कि गांव के लोगों के द्वारा जो चीज़ डिमांड किए जाते हैं वही चीज़ ले आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एप्पल का फ़ोन ला के बेचा जाता है, ये नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ गाँव के लोग को चाहिए, ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे सिर्फ बेचा जाता है, ठीक है। डिमांड के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई होता है रूरल मार्केट में, याद रखिएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, आउटसोर्सिंग इज प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ जॉब इन द डेवलपिंग कंट्री। आउटसोर्सिंग जो होता है ये लॉट्स ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है आउटसोर्सिंग डेवलपिंग कंट्री में। अब आप सोच रहे होंगे आउटसोर्सिंग क्या है, तो जैसे देखिए अमेरिका एक कंपनी है जिसने अपने एप्पल की कंपनी को बनाया है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर वो उसका कॉल सेंटर बनाता है या सर्विस सेंटर बनाता है तो बहुत कॉस्टली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोगों को वेजेस देना पड़ता है वो हाई वेजेस देना पड़ता होगा। तो एप्पल कंपनी क्या करेगा, इंडिया में, और इंडिया से ज़्यादा तो वो चाइना में करके रखा है। चाइना जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन के पास क्या है, बहुत मतलब इनका एडुकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी कारण क्या होते हुए इंडिया या चाइना में अपने कॉल सेंटर को लगा देंगे, यानी कि आउटसोर्सिंग का लगा देंगे। तो उसका जितना रिपेयर सेंटर होगा, कॉल करना है दुनिया के कोई भी देश से क्यों नहीं होंगे, वो डाइवर्ट चाइना में कर देंगे। सारा कुछ करने के बाद भी उनका जो मार्जिन होता है वो बहुत बड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके के काम को क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। बड़े बड़े हर कंपनी, HP UHP जितना भी आप देखिएगा, डेल, ये लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे देशों में अपना सर्विस सेंटर को बना के रखते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना। चाइना ने एकदम कम कर दिया है, लेबर कॉस्ट को, ज़मीन को, सभी चीज़ को कम करके रखा है। लोन एवरीथिंग वो प्रोवाइड कर देता है सबसे कम रेट में, और यही एकमात्र कारण है कि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे कोई बिजनेसमैन जाता है और उसको कोई एक लोकेशन पसंद आ गया, सोचिए एक लैंड पसंद आ गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे लैंड में कुछ करना है, एक फैक्ट्री लगाना है, अगर लैंड खाली है तो वहाँ का गवर्नमेंट इतना वर्क करता है कि आज शाम तक वो ज़मीन जो है वहाँ के उस मालिक को दे देगा। सोचिए, तो ये इतना मतलब करता है कि मतलब पूरा वर्सेटाइल बना दिया है कि नो, आपको पसंद है, लो ज़मीन ले लो, आज शाम तक ही ले लो आप, और लेके यहाँ पे फैक्ट्री लगा लो। तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को काम मिल जाता है। साथ ही साथ उन लोग टैक्स क्या करते हैं, रिबेट करते हैं, यानी कि 5 साल 10 साल तक के लिए वो टैक्स ही नहीं लेते ज़मीन पे, सिर्फ बोलते हैं आप तो हमको काम प्रोवाइड करिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल बाद लेंगे। तो कंपनी भी सोचता है कि बाहर लगाने से अच्छा यहीं पे लगाए, 5 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लोग टैक्स तो 1-2 रुपये में नहीं देते, अरबों रुपये में देते हैं टैक्स, कि बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उनको बहुत अकाउंट्स होते हैं, तो 30% अगर वो टैक्स देना पड़ता है उनको, स्लैब में आ जाता है, तो इसका बहुत पैसा हो जाता है 30%। मैं आपको 1 करोड़ का ही बता देता हूँ तो 30 लाख टैक्स देना पड़ गया, सोचिए। तो 1 करोड़ उनको तो 1000 करोड़ का होता है, हाँ, तो कितना कितना करोड़ रुपए उनको देना पड़ेगा। तो इस वजह से उन लोग ऐसे देशों में आके अपना आउटसोर्सिंग कर देते हैं। समझ आया ना आपको? तो अब खुद से ही लिख पाइएगा, मुझको इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आउटसोर्सिंग इज गिवन वर्क टू एन आउटसाइडर एजेंसीज टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड द रेड्यूस कॉस्ट। कम खर्च करने के लिए, काम को अच्छा करने के लिए वो अपने बाहर देशों में दे देते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन द इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, इन सारे कंट्रीज में क्या करते हैं, ये बहुत से अपने कॉल सेंटर्स को खोल देते हैं। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। तो चीप और एडुकेटेड, यानी कि वही स्किल्ड लेबर आपको अगर कम में मिल जा रहे तो आ जाएंगे। तो पूरा कहानी तो मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज हैव IT स्किल्ड अच्छे होते हैं, जैसे इंडिया में बहुत IT है, ठीक है। स्टाफ्स विद ए गुड इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, एंड एन अवेलेबिलिटी एट द लोअर वेजेस, और बहुत कम रुपए में वो लोग काम भी करना चाहते हैं, देन दोस्त इन द डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में जो मैंने कहा, अमेरिका में जितना एक आदमी को खर्च देना पड़ेगा उसका हाफ पैसा में यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है ना। उसका हम देख लेते हैं, ओवरऑल कॉस्ट आर ऑल्सो मच लोअर। ओवरऑल कॉस्ट जो होता है उनका, यानी कि फैक्ट्री बैठाना, काम देना, सैलरी देना, एवरीथिंग करने के बाद भी उनका जो मार्जिन रहता है वो बहुत बढ़ जाता है, मेकिंग प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनीज टू गेट वर्क कैरिड आउट ओवरसीज, वेदर इट इज़ इंडिया, चाइना। इस जगह में सारा चीज़ सेटअप करने के बाद भी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है, इस वजह से वो अपने आउटसोर्सिंग बाहर कर देते हैं। समझ में आया ना आपको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई क्विनरी एक्टिविटीज आर कैरेक्टराइज्ड
एज अ गोल्डन कॉलर जॉब। क्यों क्वीनरी एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है गोल्डन कॉलर जॉब के लिए? तो हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रैब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है, यानी कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड करते हैं क्वीनरीज में, ठीक है, बहुत हाई लेवल के इसमें रिसर्च सब किए जाते हैं, हाई लेवल ऑफ डिसीजंस मेकिंग और इसमें पॉलिसीज मेकिंग होते हैं। तो क्या होता है देश के लिए, जैसे 5 ईयर प्लान जो पहले बनाते थे या अभी नीति आयोग हो गया, ठीक है, ये लोग और साथ ही साथ पॉलिसीज मेकर्स सब जो होते हैं, क्या क्या देश के लिए पॉलिसीज बनेंगे वो सब में ये लोग रहते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉलर, बहुत ज़्यादा इनका सैलरीज, बाकी चीज़ सब रहता है, ठीक है। इंक्लूड सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स रहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहता है, रिसर्च साइंटिस्ट रहते हैं, फिनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट इसमें रहते हैं, ये सारी चीज़। तो इसको क्वीनरी को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ जाए सब पूछ लेते हैं कि क्वीनरी एक्टिविटी में कौन कौन रहता है। अगर 2 मार्क्स का आया तो पूरा एकदम छाप के लिख दीजिए, ये सभी हो जाएगा क्या क्या, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो दे आर इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस इकोनॉमिक फार आउट वेट देयर नंबर्स। तो क्या है, एडवांस जो इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक माने बड़े बड़े कंट्रीज़ में इनका जो स्ट्रक्चर्स में इनका जो नंबर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गोल्ड कॉलर के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वीनरी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। यही सारे क्वेश्चन जो है आपके टर्शरी एक्टिविटी से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको अच्छी तरीके से करा दिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और बाकी भी चैप्टर का वीडियो हमारा आता रहेगा। साथ ही साथ हम जो बाकी फिजिकल एजुकेशन या बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर को आस्ते आस्ते पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।